हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि बोर्ड में टॉपिक लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भारतीय संविधान का जो निर्माण है उस सीरीज में ये आपका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि संविधान सभा के निर्माण के लिए किन किन अधिनियमों को भारत भेजा गया, किन किन कौन कौन से मिशन के तहत भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई और किस मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। ये सारा कुछ हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रही है, आप उस लिंक में क्लिक करें और पहले उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखें, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमने पिछले वीडियो में ये देख लिया था कि भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव हो चुका था जिसमें 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी और इस तरह से संविधान सभा का गठन हो गया था। पहली बैठक होनी थी, वहीं से हम उस वीडियो को एंड कर दिए थे। आज की वीडियो की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। तो चलिए, नोटबुक पास में रखिए, पेन को तैयार रखिए और जितने फैक्ट मिल रहे हैं उन्हें नोट डाउन करते चलिए। ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई, प्रथम बैठक हुई। ये आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें टोटल 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, केवल 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। आगे बढ़ते हैं। पहली बैठक हुई, आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज की बैठक होती है या जब भी निर्णय निर्माण के लिए किसी सभा का गठन किया जाता है तो उस सभा में एक अध्यक्ष होता है, एक प्रेसिडेंट होता है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ नहीं था, इसीलिए इस सभा ने फ्रांस की एक परंपरा को ध्यान में रखते हुए, ध्यान रखिएगा कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, फ्रांस की एक परंपरा को ध्यान में रखते हुए सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य को प्रेसिडेंट बना दिया गया। और कैसा प्रेसिडेंट बना दिया गया? अस्थायी यानी टेम्परेरी प्रेसिडेंट उन्हें नियुक्त किया गया। तो जब हम बात करते हैं अस्थायी अध्यक्ष की, तो ध्यान रखिएगा यहां पे आपको नोट डाउन करना है सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह थी पहली बैठक की बात। 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक हुई, सेकंड बैठक हुई और इसमें ध्यान रखना है आपको, इस बैठक में अध्यक्ष का चुनाव किया गया। इस बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया और इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने? संविधान सभा के अध्यक्ष बने। नोट डाउन कर लीजिएगा, सेकेंड बैठक 11 दिसंबर 1946 और इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ध्यान रखिएगा, अभी प्रक्रियाएं चल रही थी और इसी बीच में दूसरी बैठक के बाद 13 दिसंबर 1946, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसे ध्यान रखिएगा। इस डेट को क्या हुआ ये चलिए समझ लेते हैं। यहां पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव, और ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यही आगे चल के क्या बनता है? हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है। तो यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि 13 दिसंबर 1946
कि डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो 13 दिसंबर 1946 के दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इस रेजोल्यूशन में क्या कहा गया? बेसिकली ये जो रेजोल्यूशन था, ये प्रस्ताव था, ये संविधान का एक खाका था। आप कह सकते हैं संविधान की विषय वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण अगर आपको देखना है तो आपको प्रस्तावना देखना पड़ेगा। और प्रस्तावना जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिमार्जित रूप है। आप कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के क्या बना? प्रस्तावना बना। तो यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ बातें कही, जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने कुछ चीजों को शामिल किया। जैसे मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी सेफगार्ड ऑफ माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस, यानी संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माइनॉरिटी और बैकवर्ड क्लासेस को सेव करेगा। दूसरी चीज यहां पे ये कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आगे अगर हम बात कहें तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में ही, यानी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसमें ही क्लियर कर दिया था कि इंडिया में इंडियन सिटीजन को फ्रीडम रहेगी, हर एक चीज के लिए फ्रीडम रहेगी। यानी वो बोल सकते हैं, वो सोच सकते हैं, अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं, अपने धर्मों की शिक्षाओं को अपने जीवन में ला सकते हैं। यानी अगर आप अभी जो भारतीय संविधान देख रहे हैं, वो भारतीय संविधान का अगर आपको इंट्रोडक्शन देखना हो, परिचय आपको देखना हो, तो प्रस्तावना आपको देखना पड़ेगा। और प्रस्तावना जो है उसमें हर एक बात लिखी हुई है जो आगे चल के आपको संविधान के अध्ययन में मिलेगी। यानी आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है? एक इंट्रोडक्शन है। और ये जो प्रस्तावना है ये बेसिकली क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव को ही आगे चल के प्रस्तावना का रूप दिया गया। तो यहां दो चीजें आपको याद रखनी है। 31 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को ये क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 22 जनवरी 1947 को इसे क्या किया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान रखिएगा। आगे अगली डेट जो आपको याद रखनी है, अगली डेट है 3 जून 1947। 3 जून 1947 है। यहां पे आपको याद करना है क्या? माउंट, याद करना है माउंट बैटन प्लान। यहां पे आपको क्या याद करना है? माउंट बैटन प्लान। अब ये माउंट बैटन प्लान क्या है? ध्यान रखिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस डेट को माउंट बैटन के द्वारा एक प्लान लाया गया और इसमें यह कहा गया कि अब इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक होगा इंडिया और दूसरा क्या होगा? पाकिस्तान। तो आपको यहां पे 3 जून 1947 की जो डेट है वो किस तरह याद करनी है कि इस डेट को माउंट बैटन प्लान आया और माउंट बैटन प्लान में ये कहा गया कि हम जो क्या है, एक संयुक्त भारत है, संयुक्त भारत को 2 भाग में विभाजित कर देंगे, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। चलिए तो यहां पे देखिए, आपने कुछ डेट के विषय में पढ़ा। अब आगे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आपने जैसे देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? कितने मेंबर्स डिसाइड किए गए थे? 389। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स डिसाइड किए गए थे। ठीक है, बट आफ्टर 14 अगस्त 1947, ठीक, आफ्टर 14 अगस्त 1947, यानी आप
कह सकते हैं कि पाकिस्तान के विभाजन के बाद, या आप यहां पे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का डिवीजन का जब डिसीजन लिया गया, पाकिस्तान को अलग करने का जब डिसीजन लिया गया, तो यहां पे इसको कम कर दिया गया क्योंकि कुछ मेंबर पाकिस्तान की तरफ चले गए, और ये क्या हो गई, ये हो गई 299। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ या जैसे ही पाकिस्तान अलग करने का प्लान बना, तो एक संविधान सभा निर्धारित की गई पाकिस्तान में, जो क्या करेगी, पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी, और इसमें मेंबर्स को ट्रांसफर किया गया। तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, इसमें टोटल मेंबर कितने रह गए, इसमें टोटल मेंबर 299 रह गए। आप देखिए यहां पे देखिए, यहां पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये क्या कर रही थी, ये कर रही थी टू फ्रेम, क्या कर रही थी, ध्यान रखिएगा, टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर रही थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर रही थी। बट जैसे ही 1947 को ये अलग हुआ, ठीक 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जैसे ही आया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करने लगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेजिस्लेटिव का भी काम करने लगी। किसका, लेजिस्लेटिव का भी काम करने लगी, ठीक है, यानी ये लेजिस्लेटिव फंक्शन भी इसका होने लगा, ठीक। यानी अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ये दो तरह से काम करने लगी। किस प्रकार, एक तरफ ये क्या कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही थी, और दूसरी तरफ ये क्या कर रही थी, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कर रही थी। अब यहां पे ध्यान रखना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान को फ्रेम कर रही थी, तो प्रेसिडेंट कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बात आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि जब ये असेंबली लेजिस्लेटिव की तरह काम करती थी, तो इसके जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे, जीवी मालवलंकर, जीवी मालवलंकर, ठीक है। मालवलंकर, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1947 का जो एक्ट आया, उसके बाद दो तरह से काम करने लगी। एक तरफ ये फ्रेम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान का निर्माण कर रही थी, और दूसरी तरफ ये किसका काम कर रही थी, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी ये कर रही थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती थी, उस टाइम पे इनके जो अध्यक्ष होते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब ये क्या करती थी, लेजिस्लेटिव की तरह काम करती थी, तो कौन अध्यक्ष होते थे, जीवी मालवलंकर, ठीक। इतना फैक्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने यहां पे कुछ डेट है, फिर से वो आपको याद रखनी है। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 ने इसने क्या किया, फ्लैग को अडॉप्ट किया। इसने क्या किया, फ्लैग को अडॉप्ट किया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आपको याद रखना है क्या, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इन्होंने दो चीजों को एक्सेप्ट किया, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। ये दो चीज याद रखिएगा। 24 जनवरी 1947 को दो चीज को यहां पे क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, या दो चीजों को स्वीकारा गया। किसको किसको, नेशनल एंथम को और नेशनल सॉन्ग को। आगे बढ़ते हैं, 24
जनवरी 1950 को क्या किया गया, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे ये कुछ डेट है जो आपको दिमाग में रखना है। चले यहां पे ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो संविधान का जो ड्राफ्ट था, इसे क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया, इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट करने के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना था, इंफोर्स करना था, भारत में लागू करना था। तो अब यहां पे विचार बनने लगा कि संविधान को कब लागू किया जाए भारत में। तो यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और इन्होंने कहा कि हम संविधान को 26 जनवरी को क्या करेंगे, इंफोर्स करेंगे। तो ये 1949 था, यानी अब जो 26 जनवरी 1950 आएगा, इस पे क्या होगा, हम इसे क्या करेंगे, लागू करेंगे, हम इसे इंफोर्स करेंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम ये हुई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात तो कुछ लोग समझ पाए, कुछ लोग समझ ही नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि सारे लोग कांग्रेस के तो नहीं थे। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि आखिर 26 जनवरी को ही हमें क्यों इंफोर्स करना है। ठीक है, तो यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि याद करिए, जब लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में, ठीक उस टाइम पे 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया था। किसके दिवस में, पूर्ण स्वराज्य दिवस। ठीक, इसे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में क्या किया गया था, मनाया गया था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान को इंफोर्स करने की जो सबसे सही डेट है वो क्या है, 26 जनवरी। तो ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया था 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, बट इसे लागू कब किया गया, इंफोर्स कब किया गया, इंफोर्स कब किया गया, 1950 में, 26 जनवरी 1950। और इस तरह से हमारा जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हो गया, और इस तरह से हमारा भारत देश एक रिपब्लिक बन गया, एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल जितने फैक्ट थे जो पिछली वीडियो में छूट गए थे, वो सारे फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। आई होप आपने ये सारा फैक्ट लिख लिया होगा। अब यहाँ पे दो चीजें बचती हैं, एक इंटरिम गवर्नमेंट और एक संविधान के जो स्रोत हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि भारतीय संविधान कई संविधानों से प्रेरित होकर और इसका निर्माण किया गया है। यानी बहुत सारे संविधानों के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे वो भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। तो यहां पे दो मेजर पॉइंट्स बनते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट, यानी आपने जो देखा कि जीवी मावलंकर जब भारतीय संविधान सभा किसकी तरह काम करती थी, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की, लेजिस्लेटिव फंक्शन करती थी, उस टाइम पे जीवी मावलंकर क्या बनते थे, अध्यक्ष बनते थे। तो उस समय जो सरकार काम करती थी उसमें कौन कौन से सदस्य थे, जिसे इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता है। तो अब आपका टॉपिक है इंटरिम गवर्नमेंट और क्या, संविधान के स्रोत। तो इंटरिम गवर्नमेंट आप बुक्स में जाएंगे, वहां आपको लिस्ट मिल जाएगी इंटरिम गवर्नमेंट की। इंटरिम गवर्नमेंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में संविधान के जो स्रोत हैं उनके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो पूरी तरह से संविधान के स्रोत के विषय में रहेगी और बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी। हम ट्रिक से आपको बताएंगे कि संविधान के स्रोत आप कैसे याद कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो और ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट वे में देख लिया है तो
आज समझ के चलिए कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। पिछला वीडियो कॉन्सेप्चुअल था और ये वीडियो पूरी तरह से फैक्चुअल था। तो आई होप सारे फैक्ट आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। और चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट किया करें। अगर कोई आपकी डिमांड है या कुछ और वीडियो में सुधार करना है तो कमेंट सेशन में जाके कुछ कमेंट जरूर आप किया करें, ठीक है। या कोई स्पेशल टॉपिक की डिमांड है वो भी कमेंट सेशन में जाके आप हमें बता सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने पढ़ाई को इम्प्रूव करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।